तो हमारा क्या क्या क्लियर हो गया था? बस अपनी आखिरी सांस ले रहा है कौन? सैलरी। उसके बाद खत्म। देखो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं। सैलरी 17(1). 17(1) में क्या था? बोलो। 17(1) में नो। हाँ, वेरी गुड, एक्सेट्रा। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने और जोड़ा था उसमें क्या अलाउंसेस जोड़े थे। ये भी सैलरी का पार्ट बनेगा जो टैक्सेबल होगा। 3 टाइप के अलाउंस बताए थे, कौन कौन से 3 टाइप के अलाउंस थे हमारे, बताओ। फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल एंड एग्जाम। फुल्ली एग्जाम। अच्छा, पार्टली टैक्सेबल में 3 चीज़ थी, कौन कौन सी? एक तो था क्या HRA। दूसरा क्या था? कुछ ऐसे अलाउंसेस जो डिपेंड कर रहे थे किस पे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे। एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना, हाँ। और एक जो डिपेंड कर रहे थे, जो नहीं कर रहे थे डिपेंड किस पे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे। उसमें लिमिट दी गई थी कि जितनी लिमिट है और जितना तुम्हें रिसीव हुआ, विच एवर इज लेस जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने ये वाला क्लियर किया, प्रॉफिट इन सैलरी यानी 17(3) में। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी का क्या मतलब था? जो बोला था ग्रेचुटी, रिटायरमेंट बेनिफिट पे जो भी हमें ग्रेचुटी, ये कम्यूटेड पेंशन वगैरह मिल रही थी, जो भी उसमें टैक्सेबल पोर्शन था, क्या बोला? जो भी टैक्सेबल पोर्शन था उसमें, उसको क्या बोल रहे थे हम? उसको क्या बोल रहे थे हम? प्रॉफिट इन लीव ऑफ, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। जो भी ग्रेचुटी वगैरह हम टैक्स कर रहे थे ना, वो कौन से हेड में आएगा? प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी के हेड में आएगा। ठीक है। फिर अब बच क्या गया? अब इसमें से फिर हमने बच क्या गया हमारा परक्यूजिट। परक्यूजिट हम लास्ट अभी आज करेंगे। ठीक है, शुरू कर देंगे। लेस हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था हमारा कौन सा था? 16(1)(a) में। 16(1)(a) में कितने की डिडक्शन थी? 50,000 की। अच्छा, मेरी ग्रॉस ग्रॉस सैलरी में से देते हैं या फिर क्या नाम है, ग्रॉस टोटल इनकम में से देते हैं ये डिडक्शन? सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से। अच्छा, ग्रॉस सैलरी में से आपने ये डिडक्शन दी। ग्रॉस सैलरी मान लो 30,000 की है, तो मेरे को डिडक्शन कितना मिलेगा? 30 का। और ग्रॉस सैलरी अगर मेरी 80 की है तो 50 का। एंटरटेनमेंट अलाउंस, यहाँ पे क्या आता है? एंटरटेनमेंट अलाउंस बताया था, कौन पे करता है? एक्चुअल रिसीव्ड 5,000 या फिर 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी व्हिचएवर इज लेस। वेरी वेरी गुड। अच्छा, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट किसका था? टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, जिसको टैक्स एज अ एम्प्लॉय किसी स्टेट में देना पड़ता है तो उसके लिए पैसे मिलते हैं एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने पैसे पे किए हैं उसके, एम्प्लॉयमेंट टैक्स यानी प्रोफेशनल टैक्स भी बोलते हैं उसको। प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं कि अगर उसने कुछ प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स का डिडक्शन हो गया, यानी कि प्रोफेशनल टैक्स पे किया है एम्प्लॉय ने अपना। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स भी बोलते हैं। तो अगर वो कुछ टैक्स पे किया है तो एम्प्लॉय ने पे किया है, तो क्या होता था? डिडक्शन मिलती थी ग्रॉस सैलरी में से 16(3) की। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने पे कर दिया उसका, तो क्या होगा? तो एम्प्लॉयर फिर ने, वो वाला ऐड होगा, लेकिन वो वाला माइनस करेंगे, ऐड और माइनस दोनों। हाँ, यानी कि हम उसको टैक्स करेंगे ऊपर, टैक्स हो जाएगा ऊपर, और फिर उसके बाद नीचे से हम उसको जितना भी टोटल पे हुआ है, किसके नाम से हुआ? तो एम्प्लॉय के नाम से है डिपॉजिट, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी किसके? ग्रॉस सैलरी से 16(3) की। समझ में आया क्या? 16(3) की डिडक्शन मिल जाएगी। इसमें कोई डाउट है? ये क्लियर हो गया। अब हमारा कौन सा पोर्शन बचा है? सिर्फ और सिर्फ परक्यूजिट। परक्यूजिट, परक्यूजिट। अब इसमें परक्यूजिट में हमें क्या देखना है? परक्यूजिट में हमें देखना है क्या? दो चीजें हम पढ़ेंगे। 17(2), याद रहना चाहिए आपको। 17(2) हमारा परक्यूजिट का होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन बताता है कि किसको हम परक्यूजिट बोलेंगे। और रूल 3 इनकम टैक्स रूल्स में जो आते हैं, रूल कौन सा है? रूल नंबर 3 परक्यूजिट के बारे में बात करता है कि हमें कौन सी परक्यूजिट वैल्यू को टैक्स करना है। यानी परक्यूजिट वैल्यू मतलब जो टैक्स करेंगे हम इनकम टैक्स में।
जो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्स होगा उसको बोलेंगे परक्यूजिट की वैल्यू है। समझ में आ रहा है? जैसे कि कार दे दिया यूज करने के लिए और एम्प्लॉयर उसके लिए पे कर रहा है सब कुछ। अच्छा, उसने घर दे दिया रहने के लिए, ठीक है, और कुछ भी अगर इसमें एम्प्लॉय को देना था पेमेंट, उसके बिहाफ पर एम्प्लॉयर ने पेमेंट कर दिया, तो वो सारी चीजें क्या है? परक्यूजिट। अच्छा, परक्यूजिट में हम किसको टैक्स करेंगे, किसको नहीं टैक्स करेंगे, चीज की वजह से हमें ये दो चीजें पढ़नी है। कौन सी? 17(2) और रूल कौन सा है बोलो? 17(2) और रूल कौन सा? रूल 3। स्टार्ट करते हैं, अब आ जाओ। अच्छा, कल नोट से पढ़े थे कुछ? कल नोट से कुछ पढ़ा था? सेंड किए? समझ में आ रहे हैं नोट्स? और वो जो क्वेश्चंस दिए थे उसको सॉल्व किए? क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, क्वेश्चन से क्लैरिटी आएगी आप लोगों की प्रोविजन से, ठीक है। चलो, सेक्शन कौन सा है हमारा? 17(2) परक्यूजिट। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? 17(2) की बात कर रहे हैं, क्लॉज नंबर 1। 17(2)(1) क्या बोलता है? The value of rent-free accommodation provided to assessee by his employer। एम्प्लॉयर ने क्या दिया? रेंट फ्री, बोलो, एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब क्या है? फ्री का घर। क्या बोला? फ्री का घर दे दिया। अब फ्री का घर दे दिया तो उसको क्या करेंगे फिर हम? फ्री का घर दे दिया उसने, ठीक है। तो एम्प्लॉयर से परक्यूजिट पढ़ते वक्त हमेशा ये याद रखना कि एम्प्लॉयर से अगर एम्प्लॉई को कुछ मिला है एज परक्यूजिट और इसको इस पर बेनिफिट हो रहा है, क्या हो रहा है? एम्प्लॉय को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है तो फिर वो परक्यूजिट में आएगा। समझ में आ रहा है? आगे क्वेश्चन, आगे सॉरी सेक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन आगे में क्या लिखा हुआ है? सब क्लॉज जो था दूसरा क्लॉज क्या बोल रहा है? दूसरा क्लॉज बोलता है कि एनी कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंट रिस्पेक्टिंग एनी एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय असेसी बाय हिज एम्प्लॉयर। यानी कि यहां पर ऊपर वाले में क्या था? रेंट फ्री एकोमोडेशन, पूरा का पूरा एकोमोडेशन फ्री, कुछ नहीं ले रहे हम यहां पे। अब नीचे वाले में क्या है? रेंट फ्री एकोमोडेशन नहीं है, एकोमोडेशन तो है बट विद कंसेशनल रेट्स है, यानी कि हम उसको क्या कर रहे हैं? कम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उससे। आ रही है बात समझ में? जैसे 10,000 की चीज, 10,000 की चीज थी, 10,000 का रेंट जा रहा है, मैं एम्प्लॉई से ले रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए, बाकी 8,000 रुपए मैं अपने पॉकेट से भर रहा हूं। समझ में आ रहा है यहां पे दोनों चीजों में डिफरेंस? कंसेशनल और फ्री रेंट, समझ में आ रहा है? सेकंड वाला है कंसेशन। कंसेशन दिया है, मान लो 10, यहां पर एक घर दिया हमने, 10,000 का रेंट है, पूरा का पूरा 10,000 का रेंट कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर, ठीक है। यहां पर एक घर है, यहाँ पे 10,000 का रेंट इसी का ही है दूसरे में, लेकिन यहाँ पे कितना कंसेशनल रेंट है, तो कंसेशन दे दिया उसने, बोला कि चलो 2,000 रुपए तुम देना, बाकी रहो 8,000 रुपए मैं दूंगा, कंसेशन दे दिया उसको। समझ में आ रहा है? चलो, अब देखो ये जो है हमारा, ये जो दो चीजें की बात हो रही है हमारी, दो चीजों की बात हो रही है, ये स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड, यानी कि सारे के सारे कोई सा भी एम्प्लॉय हो, किसी को भी प्रोवाइड किया हो, कोई सा भी टाइप का एम्प्लॉय हो, उसको दिया जाएगा तो उसके परक्यूजिट में टैक्स करेंगे। बात आ गई समझ में हमारे? समझ में आ गया? लेकिन जो तीसरे की बात हो रही है, तीसरा सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए होगा। किसके लिए एम्प्लॉय होगा? तीसरा जो बात कर रहे हैं, एम्यूनिटी ग्रांटेड, बेनिफिट एंड एम्यूनिटी, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया या फिर एक कंसेशनल रेट दिया है एम्प्लॉय को, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए होगा। सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कौन है? वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सर बेनिफिट और एम्यूनिटी का मतलब, बेनिफिट और एम्यूनिटी का मतलब उसको क्या दे दिया? कार दे दी, तो उसको घर नहीं, घर तो ऊपर वाले में कवर हो गया, कार के बाद उसको बोल दिया एक गार्डनर दे दिया, सर्वेंट दे दिए, इसकी सैलरी कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
फ्री एजुकेशन दे दिया, Yes. ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, बेनिफिट एंड एमिनिटी, तो इसमें कवर होती है किसमें, 17(2)(3। अच्छा सेक्शन कौन कौन से पढ़ रहे हैं हम, बोलो सेक्शन 17(2). अच्छा 17(2) पढ़ रहे हैं, और रूल कौन सा पढ़ेंगे इसके साथ। अच्छा कितना टैक्स करना है वो किसमें है, 3, रूल 3 में बताया गया है, ठीक है। अब रूल 3 इसके साथ में हम पढ़ेंगे, ठीक, बात आ रही है समझ में, चलो। समझते जाना, आसान चीज है, मुश्किल नहीं, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, Yes, sir. क्या बोल रहा है ये कौन है, एम्प्लॉयर, Employer. और ये कौन है, एम्प्लॉय। इसने इसको क्या गिफ्ट, क्या दिया, गिफ्ट नहीं किया, यहाँ पे क्या दिया, रहने के लिए रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन, यानी कि इसने प्रोवाइड किया, इसमें क्या बोला, जा ऐश कर। एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है, अच्छा एम्प्लॉय क्या कह रहा है, हाँ बोलो, दैट्स सो कूल, ओह दैट्स सो कूल, हाँ क्या बोल रहे हो, बोल रहे हो अब्दुल, आवाज नहीं आ रही है। इसने इसको रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया तो क्या होगा, अब रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया, जितना बेनिफिट इसको होगा, दैट्स सो कूल, ओहो, ठीक है, जितना बेनिफिट इसको होगा उतना हम किस में टैक्स कर देंगे, इसका एज परक्यूजिट की वैल्यू निकालेंगे, और परक्यूजिट की वैल्यू निकालकर उसको क्या करेंगे, टैक्स कर देंगे। अच्छा ये घर देगा तो क्या, कौन सा गाना चलेगा, एम्प्लॉय क्या कर रहा होगा, हम्म, अच्छा लगा, कौन खुश है यहाँ पे, क्या, मैं बहुत बढ़िया। अच्छा था, कौन खुश है, अच्छा कौन खुश है यहाँ पे सबसे ज्यादा, एम्प्लॉय, हमने घर छोड़ा है, चलो इसमें क्या हो गया, अब घर छोड़ के कहां पे गया, इस घर में शिफ्ट हो गया, बेनिफिट उठा रहा है। अब इसको क्या, ये फ्री एकोमोडेशन है, किसने किसको दिया गया है फ्री एकोमोडेशन, बोलो बोलो, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को, तो यहां पे क्या आएगा, फ्री फ्री एकोमोडेशन। अब देखो फ्री एकोमोडेशन किसको मिल रहा है, सबसे पहला हो गया, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला, यही है, ये चार्ट बना लेना, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला, कौन सा गवर्नमेंट सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, किसको मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, तो परक्यूजिट वैल्यू क्या होगी, परक्यूजिट वैल्यू क्या होगी, अगर ये एम्प्लॉय जो है वो, अगर कौन सा एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो परक्यूजिट वैल्यू क्या होगी, परक्यूजिट वैल्यू होगी एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो लाइसेंस फीस होती है, क्या बोला, एक लाइसेंस फीस होगी, लाइसेंस फीस, यानी कि जितना भी गवर्नमेंट बोलेगी कि हमने ये रेंट दिया है, ये डिसाइड किया है कि हमारा 6,000 रुपए का ना पर मंथ रहेगा, तो परक्यूजिट वैल्यू कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए इंटू 12 परक्यूजिट वैल्यू हो जाएगा, और सैलरी में टैक्स कर दिया जाएगा। किसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, आ गई। अगर अदर एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं हम, अदर एम्प्लॉय में अब हम देखेंगे क्या चीज की, दो चीजें कौन सी देखेंगे, सबसे पहली बात कि जो घर दिया गया है, हमने घर छोड़ा है, जिस घर में वो गए हैं, ठीक है, वो घर रेंटेड है या फिर एम्प्लॉयर का खुद का घर है खरीदा हुआ, दो बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं,
जिस घर को दिया गया, जिस घर में एम्प्लॉय शिफ्ट हो रहा है, वो घर एम्प्लॉयर का खुद का है या फिर रेंट पे दिया गया है। यानी कि एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया और फिर उसको किसको दे दिया, एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया कि तू उस पे रह जा, जो रेंट होगा वो मैं पे करूंगा। बात आ रही है समझ में? तो यानी कि क्या बोला कि एट रेंटेड प्लेस, समझ में आ गया क्या? अच्छा, एट रेंटेड प्लेस यानी रेंट पेड बाय कौन थे, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक, परक्यूजिट वैल्यू क्या निकालेंगे, यानी कि जो टैक्स होगा, परक्यूजिट वैल्यू निकलेगी 15% ऑफ सैलरी। क्या बोला, 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, whichever is रेंट पेड और पेबल आ जाएगा यहां पे, रेंट पेड और पेबल। ठीक है, एम्प्लॉयर। बात आ गई समझ में या नहीं आई अभी तक? मान लो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, एक ये जो एम्प्लॉयर था, इसने घर दिया था, इसने घर दिया था, अब ये वाला जो है वो रेंटेड वाला है, दिस इज द रेंटेड वन। एम्प्लॉयर पे कर रहा है इसके लिए कितना, 1,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस किसकी सैलरी है, एम्प्लॉय की। परक्यूजिट वैल्यू बताओ, बोलो। 10,000 into 12। 10,000 इंटू 12 कैसे निकाला? सबसे पहले क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है 10 लाख, 10 लाख का 15% कितना होता है, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए। और रेंट पेड, रेंट पेड कितना है 10,000 इंटू 12 यानी कि 1,20,000, विच एवर इज लेस क्या हो गया, 1,20,000। तो हमारा परक्यूजिट वैल्यू जो 1,20,000 है, एम्प्लॉय के हैंड में टैक्स देंगे अंडर दी हेड सैलरी में, एज परक्यूजिट कितना टैक्स होगा रेंट फ्री एकोमोडेशन का, 1,20,000। बात आ गई है यहां तक समझ में? आगे बात कर। दूसरा क्या बोला उसने, दूसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्या बोला उसने, उसने बोला एट ओन प्लेस, उसने रेजिडेंस पे दे दिया क्या, एट ओन प्लेस, खुद की जगह पे, उसको बोला तू रह जा, कोई दिक्कत नहीं है मैं। ठीक है, एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, कौन है, एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या होगा समझो बात, उसने बोला डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट प्लेस, जिस प्लेस में घर दिया गया है उसको, एम्प्लॉय को जिस प्लेस में घर दिया गया है, डिपेंड करेगा, जो परक्यूजिट वैल्यू डिपेंड करने वाली है वो डिपेंड करेगा उनके प्लेस के पॉपुलेशन पे। क्या है, डिपेंडिंग अपॉन पॉपुलेशन ऑफ दैट प्लेस। ये समझ में आया? सर अब पॉपुलेशन क्या वो की बात कर रहे हैं, तो बताओ कौन सी पॉपुलेशन, जो उस म्यूनसिपैलिटी के कंटोनमेंट बोर्ड म्यूनसिपैलिटी के अंडर में आती है, वो उस वाले पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उस एरिया में कितना है, जो होता है ना वो एरिया किस म्यूनसिपैलिटी के अंदर आता है, या कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है, या ग्राम पंचायत के अंदर आता है, तो वहां का एक पॉपुलेशन डिसाइड किया जाता है। जब पॉपुलेशन के बेसिस पे हम बताएंगे कि हम वहां पे कितना परक्यूजिट वैल्यू माना जाए। समझ में आ रहा है?
क्लियर है चीजें? Yes. अच्छा, सबसे पहले अब यहां पे लिखोगे, क्या लिख रहे हो ना साथ साथ में? Yes. पॉपुलेशन, उसके बाद सामने क्या आ जाएगा? परक्यूजिट वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ सैलरी, परसेंटेज ऑफ सैलरी। अगर आपका पॉपुलेशन उस एरिया में अप टू 10 लैक्स है, कितना है? अप टू 10 लैक्स। अगर 10 लैक्स है तो कितना परसेंटेज टैक्स हो जाएगा? 7.5% ऑफ सैलरी को मान लेंगे हम क्या? परक्यूजिट। ठीक है। दूसरा दूसरा बोला कि मोर देन 10 लाख अगर हुआ, बट अप टू 25 लैक्स तक की पॉपुलेशन है उस एरिया में, तो आपका जो परक्यूजिट वैल्यू बनेगा वो 10% ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी। वही जो सैलरी कौन सी है यहां पे? रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी है। रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी, वही नॉर्मल जो सैलरी मैंने बताया, भी रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अब मोर देन, क्या बोला? मोर देन 25 लैक्स, तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। 15% ऑफ RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी, 15% उसके हाथ में टैक्स कर देंगे। ये बात किसको नहीं समझ में आ रही है जल्दी बता दो, बोलो बोलो। समझ में आई क्या? Yes. अच्छा, यहां पर हम जो रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी बोल रहे हैं, कौन सी सैलरी लेंगे? देखो है वही सैलरी। अब इस कैलकुलेशन के लिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन की कैलकुलेशन के लिए जो सैलरी लेने वाले हैं उसको कह दे रहे हैं हम क्या? रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी। क्या क्या इंक्लूड होगा सर? सर इसमें इंक्लूड होगा बेसिक पे, दूसरा इंक्लूड करेंगे इसमें डीए। डीए कौन सा? इन टर्म्स, इन टर्म्स, इन टर्म्स मतलब जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनने वाला है। तीसरा बोनस, कमीशन, फीस जो 17(1) में पढ़ा था, ETC, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें हम यहां पे इंक्लूड करके चलेंगे। प्लस पांचवें में बोला कि टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, ऑल अलाउंस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंस। अच्छा, हम यहां पे कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? परक्यूजिट निकाल रहे हैं। परक्यूजिट के लिए हम क्या ऐड, क्या हमें अलाउंस ऐड करना पड़ जाएगा? हाँ, अलाउंस ऐड करना पड़ जाएगा। 6th में बोला लीव सैलरी, लीव सैलरी भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। कौन से वक्त की? कौन से वक्त की? व्हेन एम्प्लॉई इज इन एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में क्या, जब वो होता है उसको लीव सैलरी मिलती है तो हमेशा हमेशा टैक्सेबल होता है, पता है ना आपको? लीव सैलरी पड़ा है? Yes, sir. हमेशा हमेशा Yes, टैक्सेबल sir. होगा। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट अगर उसको टैक्स करेंगे तो हमेशा हमेशा टैक्स होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा बस। इसके अलावा और कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है। बात आ रही है समझ में? और कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है। जैसे मैं बोलूं कि टैक्सेबल पोर्शन ऑफ परक्यूजिट, परक्यूजिट में चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, परक्यूजिट में चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, उसको नहीं करना है। अच्छा, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में अगर पैसा डिपॉजिट किया है, नहीं करना है। एनी एनी पेमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे लाइक ग्रेचुटी हो गया, वो सब चीजें हो गया। अच्छा, एरियर्स ऑफ सैलरी मिला या एडवांस सैलरी मिला, उसको भी हमें इंक्लूड करके नहीं चलना है। बात आ गई यहां पे समझ में क्लियरली? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। सर, ले कमीशन जो है वो टर्नओवर पे
का वो वाला है? नहीं, यहाँ पे वो टर्नओवर वाला नहीं है, यहाँ पे सारा का सारा कमीशन आ जाएगा। ठीक। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा कमीशन हम टैक्स करेंगे। क्लियरली बात समझ में आ गई? रेंट फ्री है, पहले समझो, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया, तो जल्दी बोलो क्या होगा? लाइसेंस फीस जितना भी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट होगा, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, दूसरा अदर एम्प्लॉय में दो कैटेगरी, उसको रेंटेड वाला घर दिया है या फिर खुद का घर दिया। रेंटेड वाला घर दिया है तो 15% ऑफ हिज सैलरी, और जितना भी रेंट पे किया है विच एवर इज लेस को परक्विजिट वैल्यू बना दिया जाएगा। लेकिन अगर खुद का घर है तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। जिस एरिया में घर है, 10 लाख तक की पॉपुलेशन है तो क्या होगा? 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, क्या होगा? 7.5% ऑफ सैलरी का टैक्स हो जाएगा। अच्छा, 10 लाख तक का है तो 10% टैक्स हो जाएगा। अच्छा, अगर 25 है तो 25 से ऊपर है तो 15% ऑफ सैलरी। चलो, क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला कि मिस्टर एक्स जो था उसको रेंट फ्री एकोमोडेशन घर दिया गया, ठीक है, और वहां की और कौन सा घर था वो? ओन्ड बाय एम्प्लॉयर ने ओन कर रखा था उसको। ठीक है, अब एम्प्लॉयर ने उसको ओन कर रखा था तो क्या होगा? जल्दी बताओ। और वहां की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मान लो मैं बोल रहा हूं कि 15 लाख की पॉपुलेशन है, वहां की 15 लाख की पॉपुलेशन है, उसकी सैलरी है, रेंट फ्री एकोमोडेशन की जो सैलरी बनी है उसकी 15 लाख रुपए। ठीक है, तो परक्विजिट की वैल्यू बताओ। कैसे निकला? 15 लाख का कितना परसेंट निकालेंगे? 10%, कितना आ जाएगा? 1,50,000। बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये वाली सिचुएशंस। ठीक है, यहां तक समझ में आ जाती है। आगे प्रोविजन पढ़ते हैं। प्रोविजन में आगे बोला गया कि जो घर दिया गया है, एक तो मैं खाली घर दे दूं, चलेगा? हाँ चलेगा, लेकिन अगर खाली घर के साथ में उसको फर्निश्ड घर दे दूं, क्या बोला मैंने? फर्निश्ड घर, यानी फर्निश्ड घर मतलब फर्निश्ड एकोमोडेशन। फर्निश्ड का मतलब समझते हो? वेल फर्निश्ड इसको बोलते हैं। सोफा पड़ा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है, और एसी है, वहां पे फ्रिज है, ठीक है, टीवी है, तो ये क्या है? वेल फर्निश्ड है। एकोमोडेशन के साथ में क्या कर रहा हूं? सब कुछ दे दिया मैंने उसको। फ्री एकोमोडेशन तो था, ये घर था, घर के साथ में और क्या दे रहा हूं उसको? बोलो, फर्निश्ड करके दे रहा हूं उसको। ठीक है, अब जब मैं फर्नीचर उसको दे रहा हूं, यानी कि मैं फर्नीचर एड ऑन करके दे रहा हूं, तो फर्नीचर एड ऑन करके दे रहा हूं, तो ये क्या कह रहा है? ओह दैट्स सो कूल। क्या बोला? दैट्स सो कूल। आओ, अब जब दैट्स सो कूल है तो उसने डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? ओह दैट्स सो कूल, कम हियर एंड पे टैक्स। ठीक है, तो अब टैक्स पे करने के लिए क्या बोलेगा? देखो, फर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन देगा, फर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया गया है, तो क्या चीज होगा? कैटेगरी बताओ कौन कौन सी, जैसे अब क्या क्या होगी? टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें देगा। ठीक है, ये चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले चाहे अदर एम्प्लॉय को मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रीटमेंट सेम है फर्निश्ड हाउस की। ठीक है, फर्नीचर के लिए क्या बोला? एक्स्ट्रा एड ऑन किया जाएगा, एक्स्ट्रा एड ऑन किया जाएगा। भैया अगर फर्नीचर भी है तो एक्स्ट्रा एड ऑन कर देंगे हम फर्नीचर का भी। घर का तो हमने निकाला जो अभी कौन कौन सा था घर का ये 15% सैलरी, अगर रेंटेड पे है तो 15% सैलरी, और पेड विच एवर इज लेस वाला। उसके साथ साथ अगर वो फर्निश्ड करके दे रहा है तो फर्नीचर की वैल्यू भी हम ऐड करेंगे। कौन कह रहा है? डिपार्टमेंट। ओ दैट्स सो कूल। ठीक है, तो अब ये वाली दो कैटेगरी कौन सी होगी? जल्दी बताओ। इफ
फर्नीचर इज रेंटेड, और इफ फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि फर्नीचर खरीद कर डाल दिया एम्प्लॉयर ने उसमें। यहां पर एसी रेंट पे ले लिया, बेड रेंट पे ले लिए, ठीक है, फ्रिज रेंट पे ले लिया और उसको डाल दिया और रेंट पे कर रहा है। होता नहीं होता? बोलो। ठीक है, तो अब जब दूसरा सिचुएशन होगा तो क्या होगा? इसकी परक्यूजिट वैल्यू बोलो बोलो, कौन कौन बताएगा? सिंपल है, बड़ी बड़ी सिंपल, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो। रेंट पेड बाय, रेंट पेड करने का तो सिंपल मतलब है ना कि जितना भी रेंट पे किया वो बेनिफिट हो गया एम्प्लॉय को, किसी भी चीज का हो। समझ में आ रहा है? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर ने जितना रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जितना भी एम्प्लॉयर ने पे किया है वो उसका क्या हो जाएगा? परक्यूजिट वैल्यू हो जाएगा। लेकिन 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 अगर उसने ओन किया है तो क्या होगा? खुद का घर ओन किया है तो घिसावट तो लगती है या नहीं लगती है फर्नीचर की? घिसावट से मेरा तात्पर्य क्या है? डेप्रिसिएशन। जितना यूज कर लिया यानी वियर एंड टियर होगा नहीं होगा, उसके लिए उसने बोला कि उसके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि एसएलएम बेसिस, ओरिजिनल कॉस्ट, नॉट डब्ल्यूडीवी। 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट उसको टैक्स किया जाएगा। किसके हाथ में? एम्प्लॉय के हाथ में। समझ में आ रहा है क्या? या नहीं आया अभी भी समझ में? चलो अच्छी बात, समझो अब क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल, एक रेंट फ्री एकोमोडेशन था, रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया गया है, ठीक है। एम्प्लॉय को क्या दिया? रेंट फ्री एकोमोडेशन विद और विदाउट फर्नीचर आपको निकालना है। फर्नीचर विद और विदाउट फर्नीचर, ये एक निकालना है, ये दूसरा निकालना है। अच्छा, फर्नीचर की वैल्यू में और बता, इसके डिटेल्स बता देता हूँ। डिटेल्स है, सैलरी जो हम बात कर रहे हैं, सैलरी है यहाँ पे 15 लाख की सैलरी है एम्प्लॉय की, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला कि पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन है 10 लाख उस एरिया की, ठीक है, पॉपुलेशन 10 लाख है। और तीसरा क्या बोला? तीसरा वो बोला कि जो फर्नीचर दिया है वो रेंट पे दिया था, और रेंट पेड फॉर फर्नीचर कितना आ गया? 10,000 पर मंथ पे कर रहा है एम्प्लॉयर। जल्दी जल्दी बताओ। पहला, अगर विद और विदाउट फर्नीचर दिया है, यानी कि क्या अनफर्निश्ड घर दिया है उसने? अनफर्निश्ड घर दिया है, तो जल्दी बताओ क्या होगी टैक्सेबल वैल्यू? कैसे निकालेंगे? परक्यूजिट वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले तो घर का निकालेंगे, समझ में आया? अब घर क्या चीज है? रेंटेड है या फिर ओन है? ओन्ड है। कहाँ लिखा है? पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो उससे क्या मतलब है? यहाँ पे उस एरिया की मैं अगर पॉपुलेशन बता दूं तो वो ओन्ड वाला थोड़ी हो जाएगा। यही तो इसीलिए तो बोला मैंने, क्वेश्चन में जबरदस्ती मैंने पॉपुलेशन घुसा दिया। तुम्हें कोई मतलब है क्या? ऊपर बोला तो है रेंट फ्री एकोमोडेशन, यही तो बोला था मैंने कि रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया गया है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में यही बोलेंगे कि एक रेंट फ्री एकोमोडेशन है जो कि एक एम्प्लॉय को मिला, वहां की पॉपुलेशन है 10 लाख 20 लाख, कोई मतलब नहीं। रेंट फ्री एकोमोडेशन है तो पॉपुलेशन को क्या करना है? इग्नोर। समझ में आ रहा है? ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब रेंट फ्री एकोमोडेशन है तो जल्दी बताओ क्या होगा? बोलो बोलो, रेंट फ्री एकोमोडेशन का 15% ऑफ सैलरी, पहले 15% ऑफ सैलरी 15 लाख, 2,25,000। अच्छा, और रेंट पेड
रेंट पेड मैंने बताया नहीं यहाँ पे, तो रेंट पेड हो गया मान लो 15,000 पर मंथ। बोलो रेंट पेड कितना हो गया? 15,000 पर मंथ। 1,80,000। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर रहे हैं ये सब कैलकुलेट, ठीक है? अच्छा, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस कौन सा? 1,80,000 परक्यूजिट वैल्यू बन जाएगी, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि अब ये तो है अनफर्निश्ड घर दिया उसने, अगर फर्निश्ड एकोमोडेशन देगा तो क्या चीज होगा? फर्निश्ड एकोमोडेशन, दूसरे में फर्निश्ड एकोमोडेशन, तो रेंट पेड तो कितना हो गया? 1,80,000, तो ये हो गया ज्यादा हो गया, 1,80,000 तो ये हो गया, प्लस इसमें क्या कर देंगे? फर्नीचर की वैल्यू 1,20,000 कितना हो गया टोटल? लाख। कोई दिक्कत है? अलग से पहले हमें क्या निकाल लेना है कि वो रेंट, वो एकोमोडेशन जो है वो रेंटेड एकोमोडेशन है या फिर वो ओन्ड है, ठीक है? अच्छा, अब मान लो वो ओन्ड एकोमोडेशन है, क्या बोला मैंने? ओन्ड एकोमोडेशन है। अब ओन्ड एकोमोडेशन में उसने फर्नीचर दिया है सेम उतने में ही, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बट हाउस इज ओन्ड बाय, जल्दी बताओ क्या होगा? हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है मेरा। 7.5 ऑफ 15 लाख, नहीं 10 लाख है ना? अब इसको क्या करेंगे? ओन्ड है तो पॉपुलेशन देखेंगे, तो 10 लाख पॉपुलेशन है तो क्या होगा? तो 15 लाख का 7.5 कितना परसेंट? 7.5%। बनेगा 1,12,500। अच्छा, तो यानी कि क्या बोला? रेंट के लिए तो पहले हो गया। अगर मैं वो बोल रहा हूँ कि क्या अनफर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड हाउस बोल रहा हूँ ना, अनफर्निश्ड हाउस पहला, तो क्या हो जाएगा? क्या चीज हो जाएगा? परक्यूजिट वैल्यू फॉर हाउस के लिए कितना हो गया? आप बोल रहे हो 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी आएगा। सैलरी कितना है? 15 लाख। 15 लाख से कितना है सैलरी? सैलरी 15 लाख से। अच्छा, कितना आया? 1,12,500। 1,12,500। अच्छा, तो और कुछ नहीं जोड़ेंगे इसमें या जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, फर्निश्ड हाउस है तो, फर्निश्ड हाउस होगा तो परक्यूजिट वैल्यू बताओ। 1,20,000 पक्का? फर्निश्ड हाउस है तो ये तो डेप्रिसिएशन, तो 10% एक्चुअल कॉस्ट। हाँ, तो पहले तो आता ना, क्या चीज? बोलो बोलो क्या? मैंने बोला फर्निश्ड हाउस है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। फर्निश्ड हाउस है, रेंटेड नहीं है अभी ये, सेम क्वेश्चन है। फर्निश्ड है अब विद फर्नीचर, फर्नीचर की कॉस्ट पे कर, फर्नीचर का जो कॉस्ट लग रहा है उसको 10,000 पर मंथ का रेंटेड दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है अभी भी। अब तो उसका अपना ही है ना, घर अपना है, घर अपना, हाउस अपना है, फर्नीचर अपना नहीं बोला मैंने, ध्यान दो बात को, दो चीजें अलग है। यहां पर घर अपना है, फर्नीचर अपना नहीं है, फर्नीचर तो उसने रेंटेड डाला है। ऐसा कैसा लॉजिक है कि फर्नीचर रेंट पे डाला हुआ है? ऐसे क्यों नहीं लॉजिक है? एक बात बताओ, आपका एक घर है, आपने उसको रेंट पे दिया और आपने उसको क्या दे दिया? उसको एम्प्लॉय को दे दिया आपने, ठीक है? और अपने ही घर में आपने रेंट पे फर्नीचर उठाया और डाल दिया, उसमें क्या लॉजिक है? इसमें लॉजिक की क्या बात आएगी? सर ऐसा भी होता है कि फर्नीचर डाल दिया। क्या चीज? हाँ, ऐसा ही होता है। देखो, दो चीजें अलग हैं। एम्प्लॉय को
पूरी की पूरी कॉस्ट नहीं लगानी एम्प्लॉयर को, सॉरी एम्प्लॉयर का पूरा कॉस्ट नहीं लगाना। उसने बोला भाई रेंट पे हम ले लेते हैं, मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं पूरा का पूरा सारी चीज उसको वेल फर्निश करके दूं। कितने सारे एम्प्लॉई हैं, सबके घर में मेरे को लगाने हैं। समझ में आ रहा है? तो कॉन्ट्रैक्ट पे क्या ले लेते हैं हम, फ्रिज ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे हम क्या ले लेते हैं कि चलो रेंट पे हमने एसीज लगा दिए वहां पे। समझ में आ रहा है? एक साथ में अगर लगाने पे बहुत कॉस्ट लग जाती है ज्यादा, और यहां पे धीरे धीरे हम कमाते रहेंगे, देते रहेंगे, इसीलिए वो रेंटेड पोर्शन चुना जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। यस सर। अच्छा, अगर मैंने हाउस जो रेंट पे दे दिया, हाउस अगर मैंने रेंट पे दिया तो बोलो क्या होगा? उसकी परक्विजिट वैल्यू तो निकालेंगे ही। हाउस अगर मैंने रेंट पे दे दिया तो उसकी परक्विजिट वैल्यू क्या है बोलो? सेम ऊपर जो था 1,12,500 वो तो रहेगा ही ना, वही प्लस फर्नीचर की वैल्यू और ऐड कर देंगे हम इसमें। फर्नीचर की वैल्यू बताओ कितनी? 1,20,000। 1,20,000। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में क्या रेंट, रेंट पे ले रखा है। समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया यहां पे, फर्नीचर का परक्विजिट वैल्यू टोटल मिला के कितना आ जाएगा? 232500, यही आने वाला है। अच्छा, तीसरा अगर क्वेश्चन पूछूं अब मैं ऑल्ट्रेशन करके, 10% नहीं लगेगा? नहीं यहाँ पे 10% नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फर्नीचर है वो रेंटेड है। सेम क्वेश्चन बोला ना मैंने, रेंटेड फर्नीचर है, फर्नीचर को रेंट पे ले रखा है, तो जितना रेंट पे किया वो हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि फर्नीचर भी इज ऑल्सो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, बताओ तब कितना? कॉस्ट बताओ। कॉस्ट बता रहे हैं, कॉस्ट है फर्नीचर की, टोटल कॉस्ट है फर्नीचर की 5 लाख रुपए। ठीक है, तो फिर 50,000 हो जाएगा। तो ठीक है, तो यानी कि टोटल बताओ कितना टैक्स होगा परक्विजिट वैल्यू, परक्विजिट वैल्यू फॉर हाउस। 162,500। अच्छा, पहले तो 1,12,500 वो सेम रहेगा, क्योंकि वो क्या था, ओन प्लेस का, प्लस इसमें क्या चीज आ जाएगा, फर्नीचर का परक्विजिट 50,000 आ जाएगा। ये कैसे आएगा? ओन वाले के लिए क्या करते हैं, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, और ये क्या हमेशा जुड़ेगा क्या? अब दूसरे साल में भी यही जुड़ने वाला है या नहीं जुड़ने वाला? 50,000 जो है वो दूसरे साल भी जुड़ेगा, यही जुड़ेगा। वेरी गुड। मेरे को लगा कि यहाँ पे थोड़ा साउंड में दिक्कत आ गई, क्योंकि आप कह रहे हो कि नहीं नहीं जुड़ेगा। ये तो नहीं बोला था ना पक्का? पक्का नहीं बोला था कि मतलब 50,000 जुड़े। 50,000 ही जुड़ेगा, चलो ठीक है गुड। तो यहाँ पे टोटल कुछ डाउट है इसमें तो पूछ लो, अभी भी कोई डाउट लग रहा है? इजी है, इजी है बिल्कुल, चलो अब नेक्स्ट वाला एक और चीज पढ़ लेते हैं। उसने बोला क्या कि रेंट फ्री एकोमोडेशन एट मोर देन वन प्लेस। क्या बोला? रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया गया है मोर देन वन प्लेस पर। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? नहीं आ रहा? हाँ, एक ही जगह पे रहेगा, लेकिन मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया एक प्रोजेक्ट के लिए, 1 महीने के लिए। और वहां पर भी मैंने क्या बोला, वहां पर भी मैंने क्या बोला उसको कि 1 महीने के लिए तेरे को वहां पे भी मैं रेंट फ्री एकोमोडेशन दे रहा हूं। वहां का भी मैंने एक रेंट लिया और रेंट पे एक प्लेस लिया और वहां पे उसको क्या कर दिया, ठहरा दिया। उसका भी रेंट मैं दे रहा हूं। उसके घर का रहने वाला तो रेंट मैं ही दे रहा हूं, लेकिन वो जब मेरे प्रोजेक्ट के लिए गया हुआ है वहां पर भी मैं ही दे रहा हूं उसको रहने के लिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कि उसकी जो जॉब है, उसकी जॉब है कि वो कहीं ना कहीं उसको क्लाइंट प्लेस पे जाना पड़ेगा। मान लो आगरा चला गया वो, अब आगरा में कैसे, क्या ऑफिस में थोड़ी रहेगा क्लाइंट प्लेस पे, उसको घर तो देना पड़ेगा मुझे। अब मैंने उसको एक और घर दे दिया, तो एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड मोर देन वन हाउस। ठीक है, यानी कि 2 प्लेसेस पे उसको घर दे दिए। अब जब 2 प्लेसेस पे घर देगा
मोर देन वन हाउस बात हो रही है, यानी मोर देन या तो सेम प्लेस पे भी हो सकता है या फिर दो अलग अलग प्लेसेस पे हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या या नहीं आ रहा? तो क्या ट्रीटमेंट होगी? दो घर दे दिए, दो घर, एक घर ये और एक घर यहां पर, दो घर दे दिए उसको। तो क्या कह रहा? ओह दैट्स सो कूल। अब दैट्स सो कूल तो उसने बोला, डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? बोलो बोलो, डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? डिपार्टमेंट बोलेगा ओह दैट्स सो कूल, कम हियर एंड पे टैक्स। ठीक है, तो जब ऐसी बात आएगी तो क्या बोला कि फर्स्ट जो 90 डेज हैं, यानी कि इक्वलेंट टू 3 मंथ। पहले वाले घर के लिए एक, पहला क्या बोला? 90 डेज के लिए तो सिर्फ एक ही एकोमोडेशन को हम टैक्स करेंगे परक्यूजिट वैल्यू को, ओनली वन, या तो ये या तो ये, आप डिसाइड कर लो किसको टैक्स करना है। समझ में आ रहा है क्या? अगर दोनों के दोनों को 90 डेज के लिए उसने एकोमोडेशन को क्या कर रखा है? बोलो, फर्स्ट 90 डेज के लिए उसने अगर एकोमोडेशन को रेंट पे दे रखा है, दोनों के दोनों को रेंट पे दिया है, तो दोनों में से एक को ही हम क्या करेंगे? परक्यूजिट वैल्यू मानेंगे। दोनों की एक की ही परक्यूजिट वैल्यू मानेंगे, यानी कि ओनली वन ऑफ द एकोमोडेशन shall be taxable having lower perquisite value। ओहो, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं? मान लो इसकी परक्यूजिट वैल्यू जो हमारी थी, तो हमने परक्यूजिट वैल्यू निकाली, परक्यूजिट वैल्यू थी तो 20,000 रुपए की, और इसकी परक्यूजिट वैल्यू है 10,000 रुपए की। तो हम कौन सा पोर्शन मानेंगे? कौन से वाले को मानेंगे परक्यूजिट वैल्यू? बोलो, 10,000 वाले को, 10,000 वाले को, इसको हम परक्यूजिट वैल्यू नहीं मानेंगे अप टू 90 डेज। लेकिन अगर उससे ज्यादा दिनों के लिए दे दिया तुमने, दोनों के दोनों को रेंट पे चढ़ा रखा है, तो उसके ज्यादा दिनों को अगर दिया तो भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे अपन लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों के दोनों को की परक्यूजिट वैल्यू को टैक्स कर दिया जाएगा, दोनों के दोनों की परक्यूजिट वैल्यू को टैक्स कर दिया जाएगा, इसका भी परक्यूजिट वैल्यू और इसका भी परक्यूजिट वैल्यू। और क्या इस 3 महीने को भी? ना ना ना, एक्सेस जो 3 महीने हैं, 3 महीने को तो छोड़ा जाएगा शुरू के, ठीक है। उससे अगर बाद की बात भी हो गई तो उसके बाद हम 3 महीने के बाद दोनों की वैल्यू को जोड़ेंगे। बात आ गई समझ में? यानी कि अगर मैं शुरू के 6 महीने की बात करूं, शुरू के 6 मंथ की बात करूं, तो पहले 3 मंथ में क्या चीज आ जाएगा? 10,000 को मैं परक्यूजिट वैल्यू मानूंगा। उसके बाद जो 3 महीने हो जाएंगे, उसके बाद किसके परक्यूजिट वैल्यू क्या हो जाएगी? 20,000 प्लस 10,000, कितनी आ जाएगी परक्यूजिट वैल्यू? 30,000। तो टोटल उस प्रीवियस ईयर में परक्यूजिट वैल्यू कितनी आ गई? 40,000। किसको नहीं समझ में आ रहा है यहां तक पूछ लो। सर अगर 3 महीने के अंदर है तो फिर वो लोअर वाला लेंगे। तो पहला ही वाला हो गया ना, फिर 3 महीने के अंदर अंदर है तो पहले वाला हो गया, सिर्फ 10,000 ही परक्यूजिट वैल्यू बनेगी। एक ही की लेंगे। 3 महीने के बाद है तो फिर दोनों को तो फिर दोनों को जोड़ देंगे भैया, तो चाहे वो वाला घर हो चाहे ये वाला घर हो, क्योंकि उन्होंने बोला कि चल कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अगर भेजा तो 3 महीने से ज्यादा के लिए नहीं भेजना। डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कह रहा है भैया 3 महीने से ज्यादा के लिए रेंट पे नहीं देना, एक से ज्यादा, ठीक है। और एक से ज्यादा अगर दोगे तो फिर हम अगर देना चाहते हो तो दो, हम तो टैक्स कर देंगे। बात आ गई समझ में? और सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर अपने कई सारे एम्प्लॉय को दे, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। फिर मतलब हर एक एम्प्लॉय वाइज होगा ना ये। तो हम टैक्सेबिलिटी, हम किसकी टैक्स की बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयर के टैक्स की बात कर रहे हैं सैलरी बढ़ते वक्त, एम्प्लॉय के? एम्प्लॉय की। तो एक से हम सिर्फ एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा एम्प्लॉयर देगा वो तो हर एम्प्लॉय वाइज टैक्स होगा ना। एक एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट मिला? हम जिसकी सैलरी बना रहे हैं, जिस एम्प्लॉय की सैलरी टैक्स निकाल रहे हैं, जिस एम्प्लॉय की सैलरी का टैक्स निकाल रहे हैं, उस एम्प्लॉय को अगर कोई घर मिला हुआ है एक से ज्यादा, 3 महीने तक मिला है 2 घर, तो जो भी सबसे क्या होगा? जो भी सबसे, अरे बोलो, लोअर परक्यूजिट वैल्यू होगी जिसकी,
को जोड़ देंगे। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा होगा, 3 महीने से ज्यादा के लिए दोनों को हमने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो दोनों के जोड़ देंगे। करें एग्जांपल। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिख लो कॉपी पे जो मैं लिख रहा हूं यहां पे। मिस्टर एक्स है एम्प्लॉय, ठीक है, बेसिक सैलरी उसकी है 30,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। ये हो गया उसका 10,000 रुपये पर मंथ। आगे एम्प्लॉयर ने उसको प्रोवाइड किया रेंट फ्री एकोमोडेशन, उसको प्रोवाइड किया गया है रेंट फ्री एकोमोडेशन। कोई ऐसा प्लेस है जिसका पॉपुलेशन जो है, रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया गया है, इसका पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन कितना है अप टू, उसका पॉपुलेशन 5 लाख, ठीक है। पॉपुलेशन कितना है 5 लाख। और ये जो घर था ना, हाउस इज ओन्ड बाय, ये जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक पॉपुलेशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, याद रहेगा हमेशा। अगर उसने पॉपुलेशन दे दिया और आगे बोला कि रेंट पे किया है एम्प्लॉयर ने घर का, तो फिर रेंटेड वाला लेंगे उसको, रेंटेड घर के तौर से भरेंगे, लेकिन पॉपुलेशन का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। बात आ गई समझ में? अच्छा, उसने एम्प्लॉय को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया, क्या बोलेंगे कि एम्प्लॉय वॉज ट्रांसफर्ड टू सम अदर सिटी, अदर प्लेस, जहां का पॉपुलेशन था 13 लैक्स, पॉपुलेशन कितना था 13 लैक्स, और उसको ट्रांसफर कब से किया गया, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2019 से ट्रांसफर किया गया। एंड एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम accommodation at new place also, ठीक है, and paid rent, पेड रेंट कितना आ गया रुपीस। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही। यस। 2000 पर मंथ। बात आ गई समझ में? कंप्यूट क्या करना है, कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी। क्वेश्चन कभी भी अगर देखना हो तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखना, मतलब कॉपी में लिख के रखना और इसी को देख लेना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे सारे। फॉर असेसमेंट ईयर 20 and 21, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर प्रीवियस ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 20 and 21। देखो जब पूरा का पूरा आपका तो है नहीं, सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है।
फ्लेक्सिबिलिटी अंडर द हेड सैलरी। सबसे पहले क्या हो जाएगा, बेसिक पे। बेसिक पे कितना है जल्दी बोलो, 30,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 3,60,000। ये तो जुड़ेगा ही। दूसरा डीए कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 1,20,000। टोटल 4,80,000 हो गया। चलो ठीक है। अब इसमें हम और क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे रेंट फ्री एकोमोडेशन जोड़ेंगे। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 17(2)(1) वही था ना। और रूल है यहाँ पे रूल 3(1). ठीक है, ये मैंने अभी तक बताया नहीं आपको, हम पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, रूल 3(1). सबसे पहले आप वर्किंग नोट यहाँ पे बना लेते हैं अब हम। चलो, कहाँ से लेके कहाँ तक की पहले कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले फ्रॉम, अब यहाँ पे सर मैं बताऊँ बोलो। पहले यहाँ पे तो ज्यादा हो गया, तो इट मीन दोनों की ऐड 5 लाख है, तो अब लगेगा 7.5% और सिर्फ 7 महीने। वेरी गुड। अब बन रहा है वेरी गुड, 21,000 बढ़ रहा है। अभी देख लेते। चलो 1/4/2019 से स्टार्ट करेंगे टू कहाँ तक आएगा, 31 अक्टूबर 2019 तक। ठीक है, अब यहां तक हमारे पास कौन सा घर है, सिर्फ एक ही घर है, पहला वाला ओल्ड घर और न्यू घर, दो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओल्ड घर रेंटेड था या ओन था, ओन था, ओन था यानी कि एम्प्लॉयर का खुद का घर था। जब खुद का घर था तो पॉपुलेशन देखेंगे 5 लाख, तो 5 लाख की थी, और 5 लाख की अगर पॉपुलेशन थी तो अप टू 10 लाख, 7.5% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी। अब ये हाँ, तो सैलरी कितनी बनी, 4,80,000। कैसे 4,80,000, जल्दी बताओ मेरे को। बेसिक प्लस डीए। पक्का डीए जुड़ेगा, यस जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि आरएफएस सैलरी ऐसी नहीं, ऐसी मतलब कुछ भी तो ऐड ही होता सर आप बता तो था सर, आप देखिए कैसे जुड़ेगा, सर डीए थोड़ी ना जुड़ेगा, हाँ जुड़ेगा क्यों जुड़ेगा। जुड़ेगा ये तो जुड़ेगा सर, कंफ्यूज कर रहे ये हैं तो सर। सैलरी का बात होता है। ये तो सैलरी का ही पार्ट होता है। अलग आरएफएस सैलरी में बोला था एक सर सेकंड ने देखो, कि तुम लोगों पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मैं एक बार कैलकुलेटर ले आता हूँ खुद से। 31 नहीं आएगा सर। तुम वैसे बता दो यार इतना ही तो आएगा, डीए जुड़ेगा तो सही यार। अरे नहीं यार, एक गलती होगी, जो वो है 7 महीने का थोड़ी होगा, उसके बाद जो 5 महीने देंगे उसमें 2 महीने का और एक्स्ट्रा भी तो जुड़ेगा। इस बात का 2 महीने जो एक्स्ट्रा जुड़ेगा, 5 महीने रहा है ना, 11 नवंबर से देखेगी तो 5 महीने ही रहा, 3 महीने का तो वो 6। 3 उसका तो हाँ दी एक्सेस में था। सही कह रही है, सही कह रही है, गलती। आगे हो गया डिस्कशन पूरा, 37,000 आए हो गया डिस्कशन पूरा। सर, 37,000 आए। 37,000 आएगा पक्का। हाँ अरे यार मैंने क्या बोला था, पहले एक बार ध्यान रखो, सैलरी एक बार देखते हैं। ठीक है, कॉपी पे लिखा हुआ है ना आपने, आ जाओ एक बार सैलरी देखते हैं जो मैंने लिखाया था। ये रही, यही थी सैलरी, मैंने जो आरएफए की सैलरी निकाली थी। ये क्या है, पहले बेसिक पे जुड़ेगा। दूसरा डीए कौन सा है, इन टर्म्स, वहां पे क्या मैंने बताया है, इन टर्म्स है, नहीं है तो फिर नहीं है तो क्या जुड़ेगी, यहां तक कंफर्म हो गया तो सही। मैं तो बोला था नहीं जुड़ेगा। हाँ तो क्या तुम बोल रही थी जुड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। मार खाएगी। किसने किसने क्या क्या बोला था, वो तो चाहे कोई भी सर कुछ। ये आपने दिया क्यों फिर? कौन सा ये आपने दिया क्यों जब नहीं जुड़ा था?
तो नहीं, अरे उसमें तो लगा ना डीए पूरी। अच्छा मैंने दिया क्यों? अच्छा मेरी गलती हो गई है, मेरी गलती हो गई है कि मैंने दिया क्यों। वेरी गुड। क्वेश्चन में हाँ, क्वेश्चन 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 पेपर जब आएगा ना तब वो वहां पे भी यही चिल्लाना, एग्जामिनर को बोलना इसने दिया क्यों। ठीक है, अब यहाँ पे जो सैलरी आएगी कितने मंथ की सैलरी आएगी ये भी सोचो। 7 मंथ की सर सैलरी 9 महीने की। 2 महीने की आएगी, एक्सेस में 2 महीने का लेंगे। अरे रुक जाओ, मैंने ऊपर क्या ये पढ़ नहीं रहे, अपने ख्यालों में खोए हुए हो। कितने महीने हैं ये? पर सर अरे एक्सेस लेंगे ना, लेकिन 2 महीने तो तक मैं तो अभी पहले लेंगे। कहाँ से कहाँ तक की कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो देखो ना। 4 5 6 7 8 9 10 कितने महीने हुए? क्योंकि इसके बाद से जो है सर वो 7 इसके बाद से 2 महीने की सैलरी आ रही, सॉरी 2 एकोमोडेशन कब से लग रही है? इसके बाद से लग रही है। 1 नवंबर से दो एकोमोडेशन दे रहे हैं, उससे पहले पहले तो एक ही एकोमोडेशन है। समझ में आ गया? जब एक ही एकोमोडेशन है तो कितना हो जाएगा? 7.5% ऑफ सैलरी। कितना? सैलरी में डीए नहीं आएगा। कितना आ गया सैलरी? 30,000 इंटू 7। जल्दी निकालो, आरएफए की सैलरी कितनी आई? तो 15,750। 15,750। आगे यहाँ पे क्लियरली समझ में बात नहीं आ रही थी समझ में? चलो 7.5% निकलेगा। 7.5% निकलेगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कितनी है? ये ओन्ड हाउस है, पहला घर ओल्ड Owned? ओल्ड वाला, ये ओल्ड वाला है। ओल्ड लिखाया था सर आपने? 2 चीज बताइए ना भाई, एक तो है ओल्ड लिखाया नहीं है उसमें, मैंने बोला दो में हम बात करेंगे। एक तो पहले हमने दिया है और जब मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया एम्प्लॉय को दूसरी जगह पे तो वहां पर भी उसको अवेलेबल करवाया तो वो न्यू हो गया। तो ओल्ड और न्यू डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा हूं मैं। समझ में आ गया? 7.5% जो रहता है वो ओनर का रहता है, तब तो लगता है ना हाँ सर। तो ओनर का ही तो है मेरे भाई। यहाँ पे जो पहला घर है, ये जो पहला घर हमने दिया है, पहला घर जो दिया है वो पॉपुलेशन कितनी है वहाँ की? 5 लाख की पॉपुलेशन है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। क्वेश्चन में लिखा नहीं है? अच्छा, ये मिस कर गया। ये मिस कर गए तुम, वेरी वेरी गुड। सही है, कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। चलो ये आ गया समझ में। अब दूसरे कैटेगरी कहां से लेके कहां तक बोलो? फ्रॉम 1/11/2019 से लेकर टू 31 जनवरी 2020 तक निकलेगा। ठीक है, 3 महीने लेंगे। समझ में आ गया? अब शुरू के 3 महीने में सबसे पहले क्या बोला था? याद करो, प्रोविजन। प्रोविजन बोलता है कि दोनों में से परक्यूजिट वैल्यू जिसकी भी ज्यादा है, दोनों में से परक्यूजिट वैल्यू जिसकी भी ज्यादा, पहले तो ओल्ड की परक्यूजिट वैल्यू निकालो। ओल्ड वाला जो था ज्यादा है या कम है? सॉरी कम है। वेरी गुड, मैं वही देख रहा था कि आप सो रहे थे नहीं। दोनों में से जो भी परक्यूजिट वैल्यू जिसकी भी कम है उसको लेंगे हम। ठीक है, तो पहले ओल्ड वाले की परक्यूजिट वैल्यू बताओ 3 महीने के लिए। ओल्ड वाले का कितना निकलेगा? 7.5% ही निकलेगा। तो 7.5% ऑफ सैलरी, क्योंकि ओल्ड वाला 7.5% ऑफ सैलरी। 6750 वेरी वेरी गुड। अभी रुक जाओ 2 मिनट, थोड़ा अभी डबल 4,500। रुक जाओ अभी 2 मिनट। लेकिन सर तो नहीं सर, तुमको मैंने टाइम दे दिया है, तुमको मैंने टाइम दे दिया, मेरी सुन लो थोड़ी। 30,000 इंटू 3 ये हो गई सैलरी। सैलरी का 7.5% बोलो। 6750 6750 आ गया। अब और ये तो किसकी परक्यूजिट वैल्यू हो गई? ओल्ड की। अब न्यू की परक्यूजिट वैल्यू निकालेंगे। न्यू वाला रेंटेड है या फिर ओल्ड ओन्ड है? जल्दी बताओ, न्यू वाला रेंटेड है या फिर ओन्ड है? रेंटेड। जब रेंटेड है तो क्या होगा? 15% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितना आया? 30,000 इंटू 3 और रेंट पेड कितना आया? 1000 into 3 वेरी तो गुड। 6000 2000 इंटू 3 कितना आ गया? 6000। और इसमें से जो भी लोअर होगा वही तो आएगा परक्यूजिट की वैल्यू। परक्यूजिट वैल्यू कितनी आएगी? लोअर।
कितनी आ गई? 6000 ये आ गया। और ऊपर वाले में कितना आया? ऊपर में 13,500। 13,500। ऊपर वाले में आ गया 13,500। तो यानी परक्यूजिट वैल्यू न्यू वाले की कितनी आई? 6,000। बोलो, 6,000। ये आया 6,000। 6,000। तो अब जो हम 6,000 और 6,750 में से अब 1 और 2, 6,000 है। तो यानी कि लोअर ऑफ 1 और 2 में से, 1 और 2 में से लोअर सर। किसका निकालेंगे? हाँ बोलो। सर ये आपने 15% ऑफ 30,000 मतलब ये क्यों लिया है? ये रेंटेड वाला है, रेंटेड 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 हाँ तो सर रेंट 15% और उसमें एक्चुअल में रेंटेड वाले के लिए कैसे निकालते हैं? कॉपी में पढ़ो। दो कैटेगरी की थी। एक तो हमारा ओन्ड वाले घर के लिए परक्यूजिट कैसे निकालेंगे, रेंटेड वाले घर के लिए परक्यूजिट कैसे निकालेंगे। रेंटेड वाले के लिए क्या है? तो सर वो तो सर ऊपर तो दिया हुआ था ना कि रेंट रेंट पे है। कहाँ दिया हुआ था? ये देखो, ये रेंट फ्री एकोमोडेशन नहीं ये बोला है। वहां पर था रेंटेड, रेंट फ्री एकोमोडेशन मैंने बोला था। यहाँ पर रेंट फ्री एकोमोडेशन बोला है कि रेंट फ्री एकोमोडेशन फॉर एम्प्लॉई है। अब मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, आपको लिख के दिया मैंने ये, ठीक है? कि पहला घर क्या है? ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। दूसरे के लिए तो उसने पे किया है, पेड रेंट। दूसरे के लिए तो उसने सर पे मैं नए वाले के लिए पूछ रही हूँ, मैं नए वाले का हमने क्यों निकाला है? नए वाले के लिए तो रेंट दिया था ना। हाँ तो रेंट दिया था, वो तो रेंट दिया था, तो रेंट को कैसे निकालते हैं? एक बार चार्ट पढ़ो इशिता। ठीक है सर। पढ़ा चार्ट? नहीं पढ़ा? है सर। पता लग गया? पढ़ चलो, तो क्या क्या था उसमें? 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड, विच एवर इज लोअर वाला। तो विच एवर इज लोअर कितना आ गया? 6,000। और जब एक से ज्यादा हमने दिया होगा तो प्रोविजन क्या बोलता है? दोनों में से जो भी लोअर होगा 3 महीने के लिए उसको लेंगे। तो यहाँ पे परक्यूजिट वैल्यू कितनी आ गई? 6,000 रुपए। समझ में आ गया? 6,000 रुपए परक्यूजिट वैल्यू आ जाएगी। दूसरा, यहाँ पे कितनी परक्यूजिट वैल्यू आ गई? पहले में इतना, दूसरे में इतना। अब रिमेनिंग पीरियड कितना बच गया? जल्दी बताओ, कहां से लेके कहां तक कितने महीने बच गए? फ्रॉम फ्रॉम 1/2/2020 से लेके 31/3/2020 तक। बोलो बोलो, कितना आ गया? यस सर। ओल्ड और न्यू दोनों का ही हम टैक्स करेंगे। तो ओल्ड वाले का निकालो, कितना था? सेम मत लिख देना, यहाँ पर कितने मंथ हैं? 2 मंथ्स। जल्दबाजी में सेम निकाल दो तो क्या होगा? 7.5% ऑफ 30,000 इंटू 2 सैलरी का 7.5% कितना हुआ? 4,500। 500। 4,500। उसके बाद न्यू वाले का कैसे निकालेंगे? वही रेंटेड वाला है। रेंटेड वाला है तो क्या करेंगे? 15% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना आया? 30,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा इसका? और क्या है? रेंट पेड, रेंट 2,000 और 2,000 इंटू 4,000 में कंपेयर 2 करेंगे। रेंट पेड, ठीक है? तो कितना आ गया ये? 15% ऑफ सैलरी। ये ऊपर 9,000 आ रहा है। ऊपर वाला आ गया 9,000 और नीचे वाला आ जाएगा 4,000 रुपए। ये 4,000 तो और ये 4,000। लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया? 4,000 की वैल्यू लोअर। और टोटल दोनों का परक्यूजिट वैल्यू हो गया। 85। तो यहाँ पे कितना आ गया? 4,000। तो यानी कि अब परक्यूजिट वैल्यू कितनी ले लेंगे टोटल? 4,500 प्लस 85। 4,000 रुपए, 8,500। तो टोटल परक्यूजिट वैल्यू कितना ऐड ऑन होगा? जल्दी बताओ। 3,60,000 इधर आ गया, ये 1,20,000 ये आ गया, और यहाँ पे टोटल वैल्यू 15,500, 15,750, 30,200। और उसके बाद 6,000, उसके बाद आ गया यहाँ पे 8,000,
500। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 30,250। 30,250। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, क्या क्या चीज़ था? 15,750 प्लस 6,000 प्लस 8,000, क्या था? 750, 8,500। 8,500। 8,500। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अब हो जाएगा, पूरा क्लियर है? सर तो मतलब बोलो। सर मतलब हमेशा डी जो लिखा हुआ आएगा इन टर्म्स है हाँ, ये, तभी ये लेना है वरना तभी नहीं लेना है, लेना। वरना नहीं लेना है। ये इन टर्म्स लिखा होगा तभी लेना है, वरना। इन टर्म्स का मतलब समझो क्या चीज बोल रहा है वो। इन टर्म्स का मतलब बोल रहा है कि जब रिटायरमेंट बेनिफिट पे, जब रिटायरमेंट के टाइम पे, समझ रहे हो, आपको मिलेगा कुछ, वहां पर जो सैलरी होने वाली है उसके लिए बोला डीए इन टर्म्स। हमें कैलकुलेट करेंगे कि पहले बेनिफिट के तौर पे हम कैलकुलेट करें। छोड़ो, इतनी डिटेल में मत जाओ। डीए इन टर्म्स होगा तो ही आपको करना पड़ेगा, वरना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड। ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा सोचना खतरनाक होगा। तो ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई, जल्दी बताओ? 5,10,250। उसमें से हम लेस कर देंगे कितना? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 50,000 का। टैक्स भी नहीं निकाला होगा ना तुमने? 4,60,250 क्या निकल गया हमारा? सैलरी, यानी कि इनकम है, इनकम अंडर दी हेड सैलरी। अंडर दी हेड सैलरी, ठीक है, इनकम अंडर दी हेड सैलरी आ गई है। उसको क्या बोलेंगे हम? उसके बाद बोलो बोलो बोलो। यानी ग्रॉस टोटल इनकम यही हो जाएगा, और कुछ इनकम नहीं है तो? 4,60,250 पर टैक्स कितना निकलेगा? बोलो। मिस्टर एक्स है तो स्लैब रेट पर निकलने वाला है। अरे डिडक्शन आएगा 80 सी टू Yes. 80 सी टू 80 यू, डिडक्शन नील। टोटल इनकम आ गया 4,60,250। जल्दी बताओ, स्लैब रेट पे तो कितना आ जाएगा? 10,512 स्लैब रेट पे। इस पर क्या मिल जाएगा हमको? लेस 87A का डिडक्शन, क्योंकि 5 लाख तक है इनकम। 10,512 नील आ जाएगा टैक्स लाइबिलिटी। 87A पता है ना, 5 लाख वालों को मिल रहा है, इंडिविजुअल को मिलेगा 5 लाख तक की जिसकी इनकम है। क्या क्या था? टैक्स और 12,500, 12,500। विच एवर इज लेस, इतने तक का हमको बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे से? कोई इसमें डाउट है? लिख लिया सबने? लिया क्या सभी ने? Yes. हटा दूं? चलो, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, एक दो चीज और बच गई है, वो समझो। सारी चीजें क्लियर है ना इसमें? रेंट फ्री एकोमोडेशन का इस वाले क्वेश्चन में सारा सारा क्वेश्चन क्लियर है आपके? जितने भी थे, रेंटेड वाला पोर्शन भी कवर हो गया, वो वाला भी कवर हो गया। ठीक है, अच्छा, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल बच गया। क्या बोला? एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल। होटल का मतलब क्या है भाई? अब उसको रेंटेड वाला घर नहीं लिया और वो नहीं लिया, उसने सीधा सीधा क्या बोला? चल तो होटल पे रुक जा और होटल का रेंट मैं पे कर दूंगा। ठीक है, होटल पे हुआ और होटल का रेंट मैं पे कर दूंगा। तो उसने क्या बोला? परक्विजिट की वैल्यू निकलेगी 24% ऑफ सैलरी और एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो रेंट पे किया है।
विच एवर इज, ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया? यस अगर एम्प्लॉय को एक जगह से, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया, एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया, और जो जितने दिनों के लिए ट्रांसफर किया गया है एग्रीगेट में अगर 15 दिन तक है, 15 दिन तक है, अप टू 15 डेज तक है, तो कोई भी परक्यूजिट वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर एग्रीगेट डेज 15 डेज से ज्यादा हो जाता है होटल के केस में, समझ में आ रहा है क्या? 15 डेज से ज्यादा के लिए अगर गया तो फिर एम्प्लॉय के हाथ में उसको टैक्स किया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? डिपार्टमेंट बोल रहा है अगर आप एम्प्लॉय को किसी होटल में रखते हो और उसका रेंट पे करते हो, चलो ठीक है, मान लेते हैं 15 दिनों तक आपने अपना काम कराया होगा, ठीक है, हम आपको रिलैक्सेशन देते हैं, एम्प्लॉय के हाथ को में टैक्स नहीं करेंगे हम, कि आपने पे किया है तो एम्प्लॉय को क्या मिला? बेनिफिट तो मिल रहा है, ठीक है, तो हम एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स नहीं करेंगे, चलो 15 दिनों तक। लेकिन 15 दिनों से जैसे ही ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम पूरा का पूरा टैक्स कर देंगे उसको। समझ में आ रहा है? अगर एग्रीगेट जो डेज है ट्रांसफर के वो अगर कितना हो गया, 15 दिन से ज्यादा हो गया, तो फिर परक्यूजिट वैल्यू टैक्स होगी। अगर परक्यूजिट वैल्यू टैक्स होगी तो कैसे टैक्स होगी? 24% ऑफ सैलरी और एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच एवर इज लेस। आ गया यहाँ पे पूरा का पूरा समझ में या नहीं आया? बोलो। सर जो 15 डेज है उसको मिला, उनको भी ऐड करना है फिर बाद में? टोटल, हाँ टोटल पे फिर लग जाएगा पूरा। अगर 15 दिन से ज्यादा है तो आपको टैक्स, परक्यूजिट वैल्यू टैक्स करनी है। अगर परक्यूजिट वैल्यू टैक्स करेंगे तो कैसे करेंगे? 24% ऑफ सैलरी और एक्सपेंडिचर। बाइफरकेट नहीं करना कि 15 दिन से ऊपर वाला तुमने निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं। समझ में आ रहा है पूरा पूरा? एग्जाम्पल समझो क्या बोल रहे हैं। बेसिक पे है मान लो 37,000 पर मंथ। अब क्या मेरे को बार बार बताना पड़ेगा ये एम्प्लॉय की बेसिक पे है? नहीं ना। ये मैं बता रहा हूं तुम्हें 32,000 पर मंथ, ठीक है। और अगर मैं एक और चीज बताऊं तो रेंट फ्री एकोमोडेशन किया गया है, उसको भी छोड़ो, चलो रेंट फ्री एकोमोडेशन वगैरह को छोड़ो, सीधा सीधा कैलकुलेट करते हैं कि होटल वाला, ठीक है। ये मान लो कि सर डीए इन टर्म्स लिखो। क्यों? मेरी मर्जी नहीं लिख रहा मेरी मर्जी मैं नहीं लिख रहा, ऐसे क्यों लिखूं मैं? मतलब नहीं जुड़ेगा ना। वो फिर तुम्हें पता लगना चाहिए ना, तुम मेहनत करो, थोड़ी मेहनत करने पे दिमाग पे जोर पड़ेगा ना कि डीए हमेशा लिख दूंगा तो तुम हमेशा जोड़ दोगे, नहीं जोड़ूंगा तो तब तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि डीए को देखना है, कंसीडर करना है, पावरफुल चीज है ये डीए। ऐड कर दिया तो पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं? यस अच्छा चलो, उसने बोला कि होटल में उसको ट्रांसफर कर दिया, और होटल में ट्रांसफर करने के बाद तो बताएंगे होटल का मान लो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो गया 1,60,000। टैक्सेबल पोर्शन बताओ। लेते हैं 24% लेते हैं, लेकिन हम पूरे ईयर का लेते हैं। 24% का लेंगे, बताओ। हाँ पूरे साल मैंने उसको रखा है वहां पे, मान लो तो बन रहा 1,06,560। कैसे निकाला? पहले तो क्या कि 24% ऑफ सैलरी 37,000 इंटू 12 आ जाएगा का 24% और 1,60,000 विच एवर इज लेस हो जाएगा। बताओ विच एवर इज लेस कौन सा है? ऊपर वाला 24% वाला 1,06,500। ठीक है, तो 1,06,560 आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। एक बार जो वहाँ पे नोट्स हैं उससे पढ़ लें, रीड कर लें। रूल 3, अब रूल 3 में पहला रूल, सबसे पहला रूल बात कर रहे हैं, और 17(2)(1) का के साथ हम पढ़ रहे हैं रूल 3 का पहला रूल, ठीक है। रूल 3 का सब रूल 1, सब रूल 1 में क्या बोलता है कि
रेंट फ्री एकोमोडेशन अगर अनफर्निश्ड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या होगा, लाइसेंस फीस जो भी डिटरमाइन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, पता ही है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अदर एम्प्लॉय की कैटेगरी में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, दो कैटेगरी है, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर आ गया तो क्या होगा, और टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हुआ तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा उस सिटी के, पॉपुलेशन क्या चीज है बताओ जल्दी, 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी, मोर देन 10 लाख बट अप टू 25 लाख 10% ऑफ सैलरी, मोर देन 25 लाख तो 15% ऑफ सैलरी, ठीक है। एक्चुअल, और अगर रेंट पे लिया तो एक्चुअल अमाउंट पेड और 15% of salary. Whichever is- RFS salary. very good. Whichever is less. विचएवर इज लेस। अच्छा, अगर मैंने बात की यहाँ पे किस चीज की, होटल में प्रोवाइड करने की, होटल में अगर प्रोवाइड कर रहा So हूँ more than 15 days है तो 24% of salary और एक्चुअल क्या उसका वो expense- लोअर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितने दिन का लेना है, मान लो होटल के लिए मैंने खर्चा किया सिर्फ 3 महीने का, तो वही 3 महीने का इससे कंपैरिजन होगा, जो सैलरी लोगे वो 3 महीने की लोगे या पूरे साल की लोगे, 3 महीने 3 महीने की। मैंने जो पिछला क्वेश्चन में तुम्हें एग्जांपल बताया वो पूरे साल मैंने उसको होटल का रेंट दिया है, ठीक है, Yes, उसका खर्चा था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 3 महीने अगर वो होटल में रहा और होटल का खर्चा रहा हमारा 3,000 रुपये पर मंथ का, तो सैलरी जो 15% ऑफ सैलरी निकालोगे, सैलरी तो सैलरी इंटू वो भी 3 महीने के लिए निकलेगा और 3,000 रुपये, अच्छा पर मंथ बोल रहा हूँ, हाँ पर मंथ का ही, ठीक है, पर मंथ का, समझ में आ रहा है, इंटू 3 आगे यहाँ पे समझ में वही है सेम, यानी क्या बोल रहा है, फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, जहां पर एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है और होटल भी प्रोवाइड किया है। नो क्वेश्चन ऑफ फर्निश्ड और अनफर्निश्ड, कुछ क्वेश्चन आएगा क्या होटल में फर्निश्ड अनफर्निश्ड का, होटल वाले तो फर्निश करके ही देते हैं। यस सर। चलो अच्छा, एक्सेप्ट यहाँ पे कौन सा होगा जो बता रखा है मैंने, 15 दिन, ट्रांसफर के डेज 15 दिन तक हैं तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा वो, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ फर्निश्ड एकोमोडेशन की, फर्निश्ड में हमने क्या क्या दिया, टीवी दिया, फ्रिज दिया, सब कुछ दिया। अगर वो चीजें फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने खुद से खरीदी हुई है तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, यानी कि यहाँ पे कौन सी कॉस्ट आएगी, ओरिजिनल कॉस्ट, WDV आएगी क्या, नो सर। अच्छा हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर हायर्ड किया उसने, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, घर की बात कर रहा हूँ या फिर किसकी बात कर रहा हूँ, फर्नीचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर फर्नीचर को मैंने हायर किया है तो एक्चुअल हायरिंग चार्जेस, ठीक है। अच्छा, केस वेयर परक्यूजिट शैल बी एग्जेम्प्ट, कहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पढ़ लेना पता लग जाएगा तुमको। माइन साइट वगैरह में अगर न दिया है आपको, यानी वेयर द एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग एट माइन साइट, माइन साइट में पता है ना जो कोयले की खदानें वगैरह होती है, माइन साइट्स वगैरह होगी, ठीक है, सोर ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह, ऐसी साइट्स पे जो न अगर देता है, पावर जनरेशन की साइट हो गई, तो वहां पर अगर एम्प्लॉय को ठहरने के लिए एकोमोडेशन दिया गया है तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, समझ में आ रहा है। सर पूरा एग्जाम है, मतलब हाँ कुछ पूरा भी एग्जाम taxable नहीं, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा वहां पर। जो एम्प्लॉय होगा अगर वहां पर उसको दिया जाएगा एकोमोडेशन तो वहां पर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि वो क्या है, विच इज बीइंग टेम्परेरी इन नेचर, टेम्परेरी इन नेचर में, और प्लेन्थ एरिया नॉट एक्सीडिंग क्या चीज हो रहा है, 800 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट से जो प्लेन्थ एरिया है उसका, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लोकेटेड नॉट लेस देन 8 किलोमीटर, नॉट लेस देन 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी कंटोनमेंट बोर्ड। और यहाँ पे क्या चीज आ गया, और लोकेटेड इन द रिमोट एरिया, अगर कोई रिमोट एरिया में भी होगा तो भी, अगर वहां पे दिया जाएगा तो क्या होगा बोलो, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। सर इनमें से कोई एक या फिर दोनों, दोनों क्या, कोई सा भी एक अगर फॉलो हो जाती है, या तो तुम्हारा रिमोट लोकेशन में दे दिया या फिर वो हो जाए, ये कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ डबल एकोमोडेशन, देखो ये वाला मेरे ख्याल से तुम्हारे उसमें है नहीं, ये मैंने यहाँ पे एडवांस में दे दिया था ताकि इसको जस्टिफाइड हो, ये वाला कंडीशन वगैरह, ये वाला इसको जस्टिफाई करने के लिए जो पूरा प्रोविजन का मैंने थोड़ा यहाँ पे पोर्शन डाल दिया है, तो जितना ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना कि अगर कोल साइड और माइन साइड हो गया, ठीक है,
और पावर जनरेशन साइट है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट्स हैं, ठीक है। तो इन सब जगहों पर क्या है कि एकोमोडेशन अगर एम्प्लॉय को दिया जाता है तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा, वेयर ऑन अकाउंट ऑफ हिज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे अगर दिया गया है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं, न्यू प्लेस पे पोस्टिंग कर दी उसकी, और वहां पर भी उसको एक एकोमोडेशन दे दिया, डबल एकोमोडेशन, तो क्या होगा 90 डेज यानी 3 मंथ तक क्या होगा, ओनली वन सच एकोमोडेशन जिसका जो पीवी है वो लेस है, जिसकी वैल्यू क्या है, लोअर वैल्यू का, वैल्यू बोले तो ऑक्यूजेट वैल्यू की लोअर है, और देयर आफ्टर उसके बाद क्या चीज हो जाएगा, दोनों के दोनों को टैक्स कर दिया जाएगा। अच्छा, सैलरी की में क्या आ जाएगा, बेसिक ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है, बोनस कमीशन एक्सेट्रा जो मैंने लिखवा दिया यहाँ पे, और यहाँ पर बाकी चीज़ें जो मैंने पढ़ा दिया था कि ये चीज़ें नहीं आएंगी, इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया क्या यहाँ तक। अब आ जाओ यहाँ पर, ये है एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट, दूसरा था ना 17(2) पे, 17(2) रूल 1 एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट वाला भी क्या चीज़ है, रेंट और चार्जेस पेड और रिकवर्ड फ्रॉम दी एम्प्लॉई शैल बी रिड्यूस फ्रॉम दी अबव कैलकुलेशन ऑफ परक्विजिट। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, क्या बोल रहा हूँ मैं। कंसेशनल वाले के लिए क्या करना है, ऊपर वाली जो कैलकुलेशन है वही रहेगी सेम, लेकिन कंसेशनल मतलब मैंने कुछ ना कुछ एम्प्लॉय से ले लिया। अब जो हम जितना भी हमने मान लो परक्विजिट वैल्यू निकाला था वहां पे, रेंट फ्री के लिए मैंने परक्विजिट वैल्यू निकाला, तुमने बोला परक्विजिट वैल्यू निकलेगा 30,250 रुपए, लेकिन मैंने एम्प्लॉय से वसूल कर लिए 5,000 से 10,000 रुपए मान लो वसूल कर लिए, तो जितने वसूल कर लिए उसको लेस कर दो, बाकी कितना बच गया 20,250, इतना परक्विजिट वैल्यू हो जाएगा। सिंपल है ये, नहीं है। तो फिर टोटल पीवी निकाल के उसमें से माइनस करेंगे ना। हाँ, टोटल जितना जैसा ऊपर कैलकुलेशन है वैसे ही निकालना, सब सेम, सब कुछ सेम है, बस उसमें क्या है कि कंसेशनल रेट का मतलब हो गया कि एम्प्लॉय से अब हम कुछ ले रहे हैं, पहले कुछ नहीं ले रहे थे अब कुछ ले रहे हैं, जो कुछ लेंगे हम उसमें से माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या इसको समझने में? नो सर। चलो, यहां तक पूरा हो गया है, सही से क्लियर है ये चीज।